मणिपुर की स्थिति आपने देखी। मणिपुर की चिंताजनक स्थिति को लेकर सर्वदलीय बैठक को बुलाना या फिर इसको लेकर सभी दलों से बातचीत करना, ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ा सवाल है कि मणिपुर की स्थिति कैसे कंट्रोल में आएगी, इसका क्या समाधान निकल सकता है, इसकी वजह क्या है, कुछ ऐतिहासिक पहलू, किस तरीके से आपसी संघर्ष यहाँ पर चल रहे हैं, किस तरह के राजनीतिक समीकरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं पहले भी कई एनालिसिस में। लेकिन आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इन दोनों से बातचीत करेंगे मणिपुर के इन हालात के बारे में, साथ ही साथ मणिपुर में ये स्थितियां क्यों बनी, जिम्मेदार कौन हैं, कैसे हालात सुधर सकते हैं। सबसे पहले हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि मणिपुर को लेकर अभी सारे, जब भी देश में इस तरह का कोई संकट आता है तो निश्चित तौर पर सबको एक साथ खड़े होना पड़ता है, कैसे समाधान निकलेगा, क्या आपको लगता है आगे का कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला है? नहीं, सबसे पहले तो प्रवीण जी मैं ये कहूँगा कि समाधान क्या निकलेगा उससे ज़्यादा क्या समाधान निकालने की मंशा सभी राजनीतिक दलों की है, क्योंकि ये मसला ऐसा नहीं है। और देखिए, हम दिल्ली से बैठकर भले कुछ कहें, 100 से करीब 100 लोगों की जान चली गई है, बहुत नुकसान हुआ है वहाँ। कुकी और मैतेई ये एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि मणिपुर में करीब 36 ऐसे समुदाय हैं छोटे बड़े जो रहते हैं। यहाँ तक कि कई समुदायों की संख्या तो 1000, 2000 और 4000 है। ऐसे समाज में जब आप सामाजिक तौर पर, सामुदायिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा देखते हैं, संघर्ष देखते हैं, तो ज़्यादा पीड़ा वाला होता है। 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं मुझे लगता है कि एक तो सभी लोग जो बैठे मीटिंग में तो किस मन से बैठे, क्या बात करें, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। सारे लोग क्या उसी खुले मन के साथ आ रहे हैं। और वहाँ एक जो सबसे बड़ी समस्या है जिसको मुझे लगता है कि देश के लोगों को जानना चाहिए, पिछले कुछ समय में, चूंकि वो एक ट्राई जंक्शन है जिसको हम कहते हैं ना कि थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, तो वो ड्रग ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और चूंकि जो उसकी बनावट है पूरी, अगर हम कहें तो वैली है और हिल्स हैं, तो वहाँ वैली में मैतेई रहते हैं, हिल्स पर कुकी रहते हैं, नागा रहते हैं और दूसरे लोग रहते हैं। वहाँ पर हिल्स में जो अफीम की खेती है उसका बहुत बड़ा कारोबार है। अब चाइना का इसमें हाथ है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते, हम में से किसी को पता भी नहीं है। लेकिन इस वक्त की जो स्थितियां हैं और जिस तरह से ये वल्नरेबल हुआ है, बगल में म्यांमार में मिलिट्री गवर्नमेंट है, जो हमारी सीमा है मणिपुर की म्यांमार से लगी हुई लगभग खुली हुई है, जैसे बांग्लादेश, जैसे नेपाल, वैसे ही है, पाकिस्तान की तरह नहीं। तो क्या जो वहाँ की सरकार है, केंद्र की सरकार है और सभी राजनीतिक दल, उनको इन मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए। दूसरा, ये हिंदू बनाम क्रिश्चियन नहीं है या क्रिश्चियन बनाम क्रिश्चियन, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें कुकी क्रिश्चियन है तो मैतेई क्रिश्चियन भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा मसला है, ये वहाँ के लोगों की अपनी समस्या, विशेष करके जो अफीम की खेती। और एक काम अच्छा हुआ है जिसकी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि एन बीरेन सिंह अभी तो सबके निशाने पर ही हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं होना भी चाहिए, किसी भी मुख्यमंत्री को जवाब दे टकराए। लेकिन 2017 से अभी तक 18,000 एकड़ से ज्यादा अफीम के खेतों को उन्होंने जंगल बना दिया है, यानी फिर से उनको। और जो वहां एक विवाद है कि जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके दायरे में वो इलाके न लाए जाएं। और एक और बड़ा सवाल है कि क्या किसी एक वर्ग को किसी जगह पर एक ही राज्य में जमीन खरीदने से रोका जा सकता है? हाँ, ये सवाल बड़ा है। मैतेई और कुकी के बीच में ये जो संघर्ष है, इस पर हमने कुछ और एनालिसिस भी रखी हैं, और साथ ही साथ में ईसाई और हिंदू वाली बात को भी यहाँ पर रख दिया, और बहुत रैपिडली कन्वर्जन वहाँ पर होना, कन्वर्जन रेट, इसको भी मुद्दा मानते। आपको क्या लगता है असली मुद्दा क्या है, समाधान कहाँ से निकल कर आएगा? देखिए, इस विवाद की जड़ें तो गहरी हैं, लेकिन इसका जो प्रोवोकेशन हुआ वो हाई कोर्ट का जो फैसला आया, जिससे 35 को एसटी का दर्जा देने की बात हुई और निर्णय दिया गया, उससे ये मामला वहाँ से भड़का। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आई सरकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन करने से मना कर दिया, कहा कि अब स्थिति ये हो गई कि वहाँ जो बात अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि क्या है कि जो हिल्स पे जो कुकीज़ का बहुमत है, नागाज हैं वहाँ, मैतेई वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो एक्ट है, जो नियम है, उसके हिसाब से वहाँ सिर्फ जनजाति के लोग ही ज़मीन खरीद सकते हैं। अब इस फैसले से कुकीज़ में असुरक्षा पैदा हो गई कि अब अगर वो जनजाति के का दर्जा उनको मिल जाएगा तो वहाँ ज़मीन जो है हिल्स पे मैतेई खरीदेंगे, और कुकीज़ को लगा कि उनका जो है उनके सामने एक सर्वाइवल का संकट आ गया। यहीं से मामला बढ़ा, और उसके बाद जो स्थितियाँ हैं सबके सामने हैं। 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हथियार लूट लिए गए भी। हथियार, गृह मंत्री अमित शाह जी गए, 4 दिन रहे वहाँ, अपील भी की उन्होंने, ड्रॉप बॉक्स भी रखे गए कि इनमें हथियार डाल दें, लेकिन अभी बहुत कम हथियार ही लौटे। और मतलब मैं सुन रहा था
उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी को, वो तो कह रहे थे ये ड्रॉप बॉक्स का डालने का आइडिया कहाँ से आया? क्या मतलब पुलिस और सुरक्षा वाला भिक्षा पात्र लेकर के जाएंगे कि हाँ इसमें हथियार डाल दो? हमको तो जिन्होंने हथियार लूटे हैं उनको चेयर्स करके और उनको पकड़ करके उनसे हथियार छीनने चाहिए और उनको जेल डालना चाहिए, ये उनका नज़रिया था। लेकिन अब संवेदनशील मामला है, इसलिए शायद सतर्कता हाँ, बरती जा रही अब जो भी है स्थिति वहाँ की, वहाँ जो लोग तैनात हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन सबसे गंभीर समस्या वहाँ ये हो गई है कि इस समय एक दूसरे पर भरोसा खत्म हो गया है। कुकीज़ को मैतेई पर भरोसा नहीं, मैतेई को कुकी भरोसा नहीं, प्रशासन में जो कुकी अधिकारी हैं वो मैतेई अधिकारियों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, वाइस वर्सा मैतेई अधिकारी कुकीज़ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, नेताओं में भी यही स्थिति है, संगठनों में भी यही स्थिति है, स्कूलों में ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। और ऐसे में हर वर्ग, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी MLAs ये डिमांड कर रहे हैं कि केंद्र जो है अपने हाथ में यहाँ का हिसाब किताब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल विलिंगनेस या अनविलिंगनेस, आप इसको जिम्मेदार मानते हैं और आपको लगता है कि चीज़ें कंट्रोल हो सकती थी, या ये चीज़ हालात बिगड़ने के लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? नहीं, जाहिर है हालात बिगड़ने के लिए तो राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। उनको पहले से ही, जब इतना बड़ा मामला जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, जब फैसला आने वाला था तो उनको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए थी। सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में जब मायावती की सरकार थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट जब राम मंदिर और अयोध्या वाले विवाद पे, बाबरी मस्जिद विवाद पे फैसला दे रहा था तो कितनी सख्ती कर दी गई थी और कितनी प्रिएम्प्ट करके, और फैसला आया, कहीं कोई एक पत्थर नहीं चला, वो भी कम वैसा फैसला, संवेदनशील फैसला नहीं था। या इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया इसी विवाद पर तो भी देश में जो है शांति रही। तो ये वहाँ के राज्य सरकार की और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस मसले पर फैसला आ रहा है तो आपको सारी व्यवस्था चाक चौबंद रखनी चाहिए। उसमें उनकी चूक हुई, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जिस तरह से लॉलेसनेस हुई और मतलब लोगों को सरकार पे भरोसा नहीं रहा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 1993 में मैतेई और कुकी से झगड़ा मणिपुर में हुआ था। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, दोरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे। 7-8 दिन बाद ही नरसिम्हा राव सरकार ने दोरेंद्र सिंह सरकार को, जो उनकी अपनी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसको बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद होता क्या है कि फिर दोनों जो लड़ने वाले तबके हैं उनको भरोसा हो जाता है, और चूंकि केंद्र के अधिकारी जाते हैं, चीज़ों को संभालते हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल सीधे उनके नियंत्रण में रहते हैं, तो एक न्यूट्रल, एक तटस्थ व्यवस्था हो जाती है। इसलिए राष्ट्रपति शासन की मांग की जाती है फौरी तौर पर। और हम कह रहे हैं सरकार, आप बर्खास्त, आप विधानसभा नहीं भंग करना चाहते, विधानसभा को निलंबित कर दीजिए, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, 2 महीने 3 महीने के लिए, उसके बाद फिर दोबारा अपनी सरकार बना लीजिए। इत्तेफाक रखते हैं इस बात? नहीं, थोड़ा सा इसमें मैं डिफर करता हूँ। ये ठीक बात है, ज़्यादातर ये सही होता है कि अगर कोई राज्य सरकार नहीं संभाल पा रही है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे। लेकिन मैंने जो पढ़ा समझा, हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें और इसके अंदर हों गहरे, लेकिन बीरेंद्र सिंह ने पिछले कुछ समय में, और पहला जो उनका पिछला कार्यकाल था बहुत शानदार कार्यकाल गया, उसके बाद जो पिछले कुछ सालों में, करीब 5-6 सालों में उन्होंने एक जो माहौल तैयार किया है, विशेषकर जो पॉपी प्लांटेशन है वहाँ, जो अफीम की खेती है, उसके खिलाफ जो लड़ाई उन्होंने शुरू की है। और अभी जब आप UN की रिपोर्ट देखते हैं तो म्यांमार से सटे हुए इलाके में, म्यांमार की रिपोर्ट आप देखेंगे ड्रग्स पे, तो दिखता है कि वहाँ कई गुना, करीब 40% जो है वो कल्टीवेशन बढ़ा है। उसका सीधा असर यहाँ दिखता है। अब जो जनजातीय आदिवासी हैं, चूंकि वहाँ लिमिटेड हो गया, यानी दूसरा जमीन नहीं खरीद सकता, गिने चुने लोग हैं, तो क्या करते हैं कि म्यांमार में बैठे हुए लोग यहाँ के लोगों को पैसे देते हैं, उनसे अफीम की खेती करवाते हैं और उसको पूरी जो दुनिया में बांटते हैं। जो थाईलैंड सबसे बड़ा उसका जो वहाँ से जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। अब सवाल ये है कि अगर ये सरकार चली गई तो फिर से ऐसे लोगों का जो अफीम की खेती में लगे हुए हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। ये आप एक मुद्दा महत्वपूर्ण उठा रहे हैं, लेकिन मैतेई और कुकी, ये जो संघर्ष है, इसके जड़ में तो कहीं ना कहीं मैतेई को ST का दर्जा दे देना आपको जोड़ना नहीं, मुझे लगता है कि ये तो देना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो हुआ ये तो उसी फैसले की वजह से हुआ। अब इसको लेकर पूरे राज्य में कैसे आप बनाएं, क्योंकि ये कैसे संभव हो सकता है? भी तो किसी वजह से बनी होगी कि वहां पर वो जमीन नहीं खरीद सकते और इससे ये देखिए, ये व्यवस्थाएं देश के कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्थाएं लागू हैं। अब जैसे हिमाचल में है कि आप बाहर का आदमी सिर्फ रेजिडेंशियल जगह ले सकता है, उत्तराखंड में भी इसी तरह की व्यवस्था रही है और राज्यों में भी है। कश्मीर में थी, कश्मीर में तो 370 था, उसका तो पूरे देश में विरोध हुआ अलग तरह का। नहीं, वीरेंद्र सिंह ने जो किया, मान लीजिए ओपीएम की खेती को ख़त्म करने के लिए, उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा होगा निश्चित रूप से वो। लेकिन आज की तारीख पर उन पर अगर विश्वास टूट गया है लोगों का और वो माना जा रहा है कि वो पार्टीजन है इसमें, तो भाई अफीम की खेती तो केंद्र के सरकार के दरबार भी उसको ख़त्म किया जा सकता है। कल को वीरेंद्र सिंह मान लीजिए सरकार में नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, सरकार हार जाए, बीजेपी हो, तो ऐसा थोड़ी है कि वो ये 2 मुद्दे हैं, लेकिन इनका आपस में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन हो सकता है, ये मैं कनेक्शन हो सकता है। कनेक्शन ये हो सकता है कि जो ड्रग माफिया है वो इस संघर्ष को हवा दे रहा होगा
कहा कि इसी की आड़ में वीरेंद्र सिंह हटा दिए जाएं और ये हो सकता है। मैं यही कह रहा हूँ, उसका रास्ता ये है कि खाली वीरेंद्र सिंह को बचाने के लिए संघर्ष बढ़ने दिया जाए, ये बुद्धिमानी का फैसला नहीं है। अगर जब सत्ताधारी पार्टी के लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं, वो मंत्री इसका घर चलाया गया, उन्होंने भी डिमांड की और तमाम कि भाई अभी राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। वो ब्रिगेडियर, वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब का जो ट्वीट देखिए, तो ऐसे में मतलब ये मेरा सुझाव है, ज़्यादा बेहतर गृह मंत्रालय समझ सकता है और कि अगर केंद्र अपने हाथ में सूत्र ले लेगा तो स्थिति जल्दी सुधरेगी। 2001 में भी ऐसा हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो सरकार तो नहीं बर्खास्त की गई थी, लेकिन केंद्र ने अपने उनको भेज करके एडवाइजर्स को अटल जी ने अपील की थी और वहाँ सारा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। एक कोई संविधान का एक इस तरह से प्रावधान है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसके तहत वो भी किया जा सकता है। मतलब केंद्र, उसमें लोगों का ये मानना है कि केंद्र जो है वो अगर आ जाएगा तो स्थितियाँ सुधर सकती हैं, क्योंकि उस पर भरोसा दोनों लोगों का है। मुझे समझ में नहीं आ रहा केंद्र ये देरी क्यों कर रहा है। क्या वीरेंद्र सिंह को हटाना एक ना हटाएं, बिना हटाए भी कर सकते हैं, तरीका है। नहीं, इस बात पर मैं विनोद जी सहमत हूं कि ये बात सही है, लेकिन इसमें मुझे लगता है ना कि वहाँ की जो राजनीति है और सभी राजनीतिक दल हैं उनको एक पेज पे आना पड़ेगा, ये भी एक बड़ी चीज़ है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, चूंकि ये चर्चा महत्वपूर्ण है, ये अब देश के किसी भी हिस्से में आज़ादी हुई होगी तो 370, 71, 71 ए बी सी पता नहीं कौन कौन से प्रावधान है, लेकिन अब जब देश इतना आगे बढ़ गया है तो किसी एक वर्ग को एक जगह नहीं जा सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। आप जंगल बचाने के लिए, पहाड़ बचाने के लिए करें, ठीक है, लेकिन वहीं पर कोई घाटी में है, इंफाल वैली वाला ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर दिक्कत है। अब वहां जो इलाके हैं, कुकी को कैसे समझाएंगे जो लोग इसका, ये देखिए मैं यही कह रहा हूं, ये बात तो 370 के संदर्भ में भी कही जाती है, क्योंकि जब लाभ लेने वाला एक वर्ग हो जाता है और उसमें फिर अगर ड्रग या आर्म्स या ऐसी चीजें शुरू हो जाएं तो फिर उसमें पैसे बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। आप सोचिए कि हमारी पूरी सीमा खुली हुई है, 10% छोड़कर कहीं कोई फेंसिंग नहीं, तो हमें उस तरफ भी सोचना चाहिए। ये गंभीर मुद्दा है और अगर लगता है कि केंद्रीय शासन से, राष्ट्रपति शासन से कुछ समय के लिए बात बने तो वो भी प्रयोग करना चाहिए। राज्य और देश के लिए मैतेई कुकी दोनों बराबर हैं, दोनों के हित देखना जरूरी है। इसमें क्या किसी एक को गलत, किसी एक को, मतलब ये टकराव की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? नहीं, टकराव की स्थिति के तो स्थानीय कारण हैं, जो हर्षवर्धन जी ने बताया, मैं भी बता रहा हूँ, आप भी, वो तो स्थानीय कारण है। उनके अपने अपने स्वार्थ हैं, अपने अपने हित हैं। मैतेईस को लगता है कि उनको ज़मीन लेनी चाहिए, वो बिल्कुल। कुकीज़ को लगता है अगर यहाँ ज़मीन लेना इन्होंने शुरू कर दिया तो धीरे धीरे हम मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे। तो ये उनके अपने, अब ये जिम्मेदारी सरकार की है और राजनीतिक दलों की है कि कैसे इसका समाधान करें। इसमें एक बड़ा खतरा जो मैं देखता हूँ, जो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि देखिए, जब तक भारत और चीन के संबंध कटुतापूर्ण थे तब तक पूर्वोत्तर हमारा अशांत रहा। 1986 से हमारे संबंध चीन के साथ सुधरने शुरू हुए, जब राजीव गांधी पहली बार चाइना गए और देंग शियाओपिंग के साथ वो गोल्डन शेक हैंड जो हुआ उनका, जिसको पूरे देश ने देखा, कितनी देर तक देंग शियाओपिंग ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। और उसके बाद फिर नरसिम्हा राव ने उसको बढ़ाया, फिर अटल जी ने आगे बढ़ाया, जाकर के उन्होंने सिक्किम का जो को मान्यता दिलाई चीन से। बदले में भारत ने भी तिब्बत को चीन का अविभाज्य अंग माना। चलिए, लेन देन चलता है, ये यथार्थ है। सिक्किम मेरे पास, हमारे भारत के पास है, तिब्बत उनके पास है, तो एक अच्छा फैसला था, बुद्धिमानीपूर्ण। उससे भी संबंधों में एक निकटता आई। मोदी जी आए, मनमोहन सिंह के टाइम में भी चीन की बड़ी यात्राएं हुई, मोदी जी ने भी शुरुआत में बहुत बेहतर संबंध बनाए, तो पूर्वोत्तर बिल्कुल शांत हो गया। आप देखिए, राजीव गांधी के ज़माने से लालडेंगा से समझौता हुआ, असम अकॉर्ड हुआ, बोडो समस्या आई, फिर जब मोदी जी आए तो नागास के साथ समझौता। लेकिन जैसे ही चीन से हमारे संबंध कटुतापूर्ण हुए, सीमा पर जिस तरह से अतिक्रमण चीन ने किया, उसके बाद से पूर्वोत्तर में फिर अशांति शुरू हो गई। क्योंकि म्यांमार जो है वो सैनिक शासन है, लेकिन चीन के प्रभाव में है। तो मुझे लगता है थोड़ा इस पर भी हमारी खुफिया एजेंसियां काम कर रही होंगी, ये भी एक एंगल है। इसलिए भी मणिपुर में जल्दी से जल्दी हालात सामान्य करके वहाँ स्थिति जो है संभालनी जरूरी है। चीन कनेक्शन नहीं, चीन कनेक्शन खतरनाक है और मुझे लगता है कि चिंता बढ़ती है। जो विनोद जी कह रहे हैं वो उसके ऐतिहासिक संदर्भ है, लेकिन आज के समय में एक बात तो तय हो गई कि मोदी जी ने कोशिश बहुत की, चीन माना नहीं, तो हमें अब उसको, जिसको कहते हैं ना, उसका एंटीडॉट तैयार करना होगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि चीन अपनी हर संभव कोशिश करेगा ही करेगा। चीन जो पीओके में करता है वो करने की कोशिश दूसरी जगह करता है, वो सोचेगा कि भारत की सीमाओं में भी हो। हमें उसका एंटीडॉट तैयार करना होगा और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ये जो स्पेशल प्रोविजंस जो बॉर्डर स्टेट्स में हैं उसको आप खत्म करिए। वहाँ की जो, जिसको हम कहते हैं कि लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको बैठाइए और उनको सबको ये समझाना पड़ेगा कि देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो चिप्पी लगाई जाती है ना, जैसे कहते हैं ना, जो सरकारी फाइल में एनेक्स्चर चलता है, कहे कि मूल फाइल कहाँ, कहे एनेक्स्चर ले आओ,
तो ये जो एनेक्स्चर बढ़ाने की है, ये खत्म करना पड़ेगा। देश में किसी भी को अगर लगेगा कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, दूसरे को कुछ ज्यादा मिल रहा है, तो ये व्यवस्था ठीक नहीं है। एक फाइनल सवाल आपसे, आपको लगता है अमेरिका रशिया दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं? अभी अमेरिका की यात्रा काफ़ी चर्चा में है, ये सही समय है चीन को जवाब देने का करारा, और किन किन मुद्दों पर दिया जाए? जवाब किस तरह का, लड़ाई करके? नहीं, लड़ाई नहीं, या फिर जैसे कि अभी बताया कि स्पेशल जितने भी एक्ट चल रहे हैं वो ख़त्म करना चाहिए सीमा। और दूसरा पीओके को लेकर ये कहा जाता है कि उसका इंटरफेरेंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार जो है पीओके हो सकता है कि एक बड़ा, जैसा बयानों से हम देख भी रहे हैं कि एक एक करके अब धीरे धीरे बयान आ रहे हैं, आगामी चुनाव के पहले ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। नहीं, पीओके पर भारत का दावा है, और भारत का है, भारतीय जो कश्मीर है पीओके उसका हिस्सा है, और हमने इसीलिए कश्मीर विधानसभा में जो है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटें छोड़ी हुई हैं, लोकसभा में सीटें छूटी हुई हैं, उसकी एक सीट छूटी हुई है। तो उस हिसाब से जो है पीओके पर भारत का दावा हमेशा रहा है, हर सरकार ने किया है। तो अगर पीओके को लेके कोई बात बनती है तो उसका स्वागत तो सभी करेंगे, लेकिन वो बात कैसे बनती है, पाकिस्तान से बात करके बनती है या बल प्रयोग से बनती है? बल प्रयोग से तो मुझे संभव नहीं लगता, क्योंकि खुद मोदी जी कहते हैं कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, और बुद्ध युद्ध का युग नहीं है, ये शांति और वार्ता और बातचीत का युग है। अटल जी के ज़माने में मुशर्रफ के साथ एक समझौता होते रह गया था, जो बाद में उसकी परिणति अलग हो गई। मनमोहन सिंह के टाइम में भी प्रयास हुआ उसका, लेकिन तब मुशर्रफ साहब वहाँ से हट गए। तो ये है स्थिति। लेकिन जब पूर्वोत्तर की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर में बेहतर है, देखिए चीन से आप निपट रहे हैं, बातचीत हो रही है, सेना के अधिकारी कर रहे हैं, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, सीमा विवाद पर भी वो ग्रुप बना हुआ है, उसकी बैठकें होती रहती हैं, वो तो एक दीवानी का मुकदमा है, वो चलता रहेगा जैसे होता ना। मुख्य बात ये है जो अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि आप पहले अपने घर की तमाम सारी जो चिप्पियाँ हैं उनको ठीक करिए, तमाम सारे जो स्थानीय स्तर पर समस्याएं हैं, असंतोष हैं, उनको एड्रेस करिए। अभी इसमें मणिपुर वाले में सबसे खतरनाक बात जो आशंका है कि नागाज अभी नहीं आए हैं, ये बहुत अभी तक एक रिलीफ पॉइंट है, क्योंकि जो नगालिम की जो उनकी मांग है पुरानी, और जो 2015 में समझौता हुआ था, उसके हालांकि क्या समझौता हुआ, क्या बात हुई, सारी चीज़ें सार्वजनिक उसमें नहीं आई, विमर्श में, पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन उसमें उनकी डिमांड है कि वो मणिपुर के जो नागा बाहुल क्षेत्र हैं वो उनको नागालैंड में शामिल किए जाएँ। अब ये अगर स्थिति होती है तो फिर और संघर्ष बढ़ सकता है। इसलिए पेंच बहुत है, बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत कहते हैं ना कि आप मरहम भी लगा। तरीका क्या है? तरीका मेरे पास होता तो मैं फिर भी आपको क्या लगता है? लेकिन जैसे कहा कि केंद्र को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, सरकार की अगर बहुत सबसे पहली बात तो ये जो सारे राजनीतिक दल स्टेक होल्डर्स हैं, बीजेपी, कांग्रेस, स्थानीय वहाँ के जो दल हैं, जो संगठन है, इनके साथ संवाद हो, संवाद के बाद दोनों तरह का हो, जो गड़बड़ करे उसके खिलाफ सख्ती हो, जैसे कश्मीर में हो रही है, और जो गड़बड़ ना करके बातचीत के मेज पे आके समस्या का समाधान करने में दिलचस्पी हो, उनके साथ संवाद हो। और संवाद के साथ साथ ये जो छोटे छोटे तमाम नीति जिनको टालते जाते, सरकारों ने हमेशा टाला, इन समस्याओं को टालने के बजाय उनको नासूर बनने से पहले ही उनको ठीक किया जाए, और लोगों में ये भरोसा हो। ये भरोसा केंद्र सरकार ही दे सकती है, राज्य सरकार अभी स्थिति समाधान पे संक्षिप्त टिप्पणी आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि उसकी लगभग चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उसमें एक पहला चरण अमित शाह जब वहाँ गए थे तो वो हुआ, लेकिन अब बहुत स्पष्ट है कि उतने से बात नहीं बनने वाली है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अपना कोई प्रतिनिधिमंडल वहाँ कुछ दिनों के लिए भेजना चाहिए, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी हो तो वो भी जाना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी अगर किसी को लगेगा कि उसके पक्ष में नहीं है, भले हाईकोर्ट के निर्णय से हुआ और बहुत, लेकिन आज ये समझना पड़ेगा कि अगर आप मैतेई पहाड़ में जमीन उसके पास है, उसने बेच दी, दोबारा वो खरीद नहीं सकता, भर नहीं है। तो मुझे लगता है जब तक ये विषमता ठीक नहीं होगी, ये मुश्किलें बनी रहेंगी। इस पर एक चीज में और हो सकती है, मुझे जैसे अटल जी ने एक गंभीर अपील की थी उस समय और लोगों ने उसको स्वीकार किया था। मोदी जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं देश के, और इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी अपील लोग मानते हैं। कोविड में हमने देखा कि उनकी हर बात को लोगों ने माना, जो भी उन्होंने कहा, और उसके परिणाम भी आए। तो अगर वो एक अपील करें, अब तो लौट के आ जाएंगे देश में कल, और वो एक गंभीर अपील करें मणिपुर की जनता से कि भाई आप शांत हो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी अपील को ध्यान में रखते हुए वहाँ जो है मणिपुर में लोग अपना संघर्ष छोड़ करके शांति कायम करने में सहयोग करेंगे। मणिपुर में शांति कायम करने के लिए क्या हो सकता है? आपके सुझाव क्या हैं? इस पूरे संघर्ष को आप कैसे देखते हैं? विदेशी साजिश, इसकी भी थ्योरी आती है, इंटरनल बहुत सारे मसले हैं जिनके बारे में डिटेल में विनोद जी और हर्षवर्धन जी ने बातचीत की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। आप दर्शकों का बहुत धन्यवाद, अपने कमेंट जरूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।